Very welcome, dear students. Welcome to T4 Success. मैं शिवम विश्वकर्मा आपका T4 के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लेके आए हैं अपने 12th क्लास की NCERT के मानव भूगोल के पार्ट दो का पार्ट दो। जी हाँ, इससे पहले यानी कि कल हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें चैप्टर 2 विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि को लेकर हमने कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे, जिनमें से आधे टॉपिक्स जैसे जनसंख्या क्या है, जनसंख्या वितरण का प्रारूप क्या है, जनसंख्या वितरण के प्रारूप को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, जनसंख्या घनत्व क्या होता है और जनसंख्या घनत्व की गणना कैसे होती है, इन सभी टॉपिक्स को हमने डिस्कस कर लिया था। आज के इस वीडियो में यानी कि इसी पाठ के पार्ट 2 में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जनसंख्या में परिवर्तन के कारक कौन कौन से हैं, प्रवास क्या है, प्रवास के कारक, जनांकीय संक्रमण, जनसंख्या वृद्धि और उसे रोकने के उपाय। इनकी चर्चा हम करने से पहले चाहेंगे कि एक हल्का सा 2 मिनट का क्विक रिवीजन हम कर लें, ताकि हमें अपने कल के पढ़े हुए टॉपिक्स एक बार दोबारा दिमाग में आ जाए। तो जनसंख्या अर्थात किसी विशेष क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या या लोगों का संख्या, लोगों की गणना क्या है, जनसंख्या है। तो विश्व में आपने देखा था कि जनसंख्या वितरण का प्रारूप बड़ा ही असमान है। 90% जनसंख्या जो है विश्व के केवल 10% भूभाग पर निवास करती है। और विश्व के जो 10 सबसे बड़े देश है जनसंख्या की दृष्टि से, वो उसमें से जो है 6 एशिया में स्थित हैं और भारत और चीन विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले देश है। इसके बाद हमने देखा था कि जनसंख्या जो है वितरण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, जिनमें हमने कुछ भौगोलिक कारकों की, कुछ जलवायु कारकों की चर्चा की थी। इसके अलावा हमने देखा था कि आर्थिक कारक, राजनीतिक कारक कैसे जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। इसके पश्चात हमने देखा था कि जनसंख्या घनत्व क्या है। फिर हमने जनसंख्या घनत्व की गणना करने का सूत्र भी देखा था। आइए अब हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आप चाहें तो एक बार पुनः उस वीडियो को देख सकते हैं और इनको समझ सकते हैं। अब हम देखेंगे कि जनसंख्या जो है में परिवर्तन के कारक क्या हो सकते हैं। तो जनसंख्या में परिवर्तन के कारक 3 माने गए हैं, जिनमें एक है जन्म, दूसरा है मृत्यु और तीसरा है प्रवास। प्रवास से तात्पर्य होता है एक स्थान से किसी भी व्यक्ति का दूसरे स्थान पर चला जाना। अशोधित जन्म दर, अशोधित जन्म दर का सूत्र है किसी क्षेत्र में किसी वर्ष में जीवित जन्म बटे वर्ष के मध्य उसी क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या गुणे 1000। इसी के साथ हमें अशोधित मृत्यु दर का भी सूत्र दिमाग में रखना होता है, जो होता है वर्ष विशेष में किसी क्षेत्र में मृतकों की संख्या बटे उसी वर्ष के मध्य में इस क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या, जिसका गुणा फिर से हमें 1000 से करना है। इस प्रकार से हम निकालते हैं कि किसी क्षेत्र में जन्म दर क्या है तथा अशोधित मृत्यु दर के सूत्र से निकालते हैं कि उस क्षेत्र में मृत्यु दर क्या है। कि जब आप जानते हैं कि लोगों का जन्म होता है तो जनसंख्या बढ़ती है और मृत्यु होती है तो जनसंख्या में कमी आती है। अब हम देखें कि जनसंख्या परिवर्तन का तीसरा कारक यानी प्रवास क्या है। प्रवास से तात्पर्य जनसंख्या के एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होने से है। प्रवास के 2 ही प्रकार के कारक हो सकते हैं, जैसे अपकर्ष कारक और प्रतिकर्ष कारक। आइए पहले इन्हें एक एक करके समझते हैं। प्रवास के अपकर्ष कारक वे कारक हैं जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं अपने गांव में रहता हूं या अपने शहर में रहता हूं, किसी अन्य शहर में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो मुझे वहां बुलाती हैं कि आओ यहाँ निवास करो। क्यों? उसके पीछे कुछ कारक होते हैं। तो ऐसे कारक जो आपको आकर्षित करते हैं उन्हें अपकर्ष कारक कहा जाता है। ऐसे कारकों में शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर, नगरीकरण और रोजगार के बेहतर अवसर आदि सम्मिलित हैं। आप जानते हैं कि जिस स्थान पर शिक्षा की बेहतर व्यवस्था होगी, लोग अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए उस स्थान पर बसना पसंद करेंगे। इसी सिलसिले में आप देख सकते हैं कि दिल्ली, मुंबई जैसे जो बड़े शहर जो अच्छी शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ विद्यार्थियों का प्रति वर्ष बड़ी मात्रा में या बड़ी संख्या में प्रवास होता है। स्वास्थ्य, जिस क्षेत्र में स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी, लोग उस क्षेत्र में बसना पसंद करेंगे।
आप स्वयं इस बात पर विचार करके देखिए कि आप किसी ऐसे रिमोट एरिया में बसे हैं जहां स्वास्थ्य सुविधाएं ना के बराबर हैं, और यदि कोई आपको गंभीर समस्या उत्पन्न हुई, कोई आपातकालीन स्थिति बनी, तो आपका जीवन संकट में पड़ सकता है। इसीलिए स्वास्थ्य की सुविधाओं की उपलब्धता और उन तक पहुंच प्रवास के एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में अपनी भूमिका निभाती है। जीवन स्तर। आप जानते हैं कि जिन क्षेत्रों में नगरीकरण औद्योगिकरण ज़्यादा होता है वहाँ जीवन स्तर बेहतर होता है। जीवन जीने के लिए आवश्यक सुविधाओं की स्थिति बेहतर होती है। ऐसे क्षेत्रों में लोग निवास करना ज़्यादा पसंद करते हैं। नगरीकरण से ही आप जानते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, इसके अलावा खान पान तथा जीवन स्तर सभी नगरों में जो है बेहतर स्थिति में पाए जाते हैं। इसलिए जिन क्षेत्रों में नगरीकरण ज़्यादा होता है, आसपास के ग्रामीण इलाकों से उन क्षेत्रों में ज़्यादा प्रवास होता है। रोजगार के बेहतर अवसर लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। आप जानते हैं कि शहरों में रोजगार की तलाश में गांव से अनेक लोग प्रवास करते हैं, और कई बार तो लोग सालों के लिए प्रवास करते हैं और अंततः वहीं बस भी जाते हैं। अब बात करते हैं प्रवास के प्रतिकर्ष कारकों की, जिनमें शामिल है गरीबी, बेरोजगारी, अशांति, शिक्षा के बेहतर अवसर ना होना, स्वास्थ्य सुविधाएं ना होना, औद्योगिकरण का अभाव। आप जानते हैं कि गरीबी लोगों को भूखमरी की स्थिति में पहुंचा देती है। इसलिए उन क्षेत्रों में जहां गरीबी की स्थिति ज़्यादा गंभीर होती है, लोग उन क्षेत्रों की ओर बसना पसंद करते हैं जहां उन्हें बेहतर रोजगार होता है और वहां उनकी गरीबी की दशा दूर हो सकती है। बेरोजगारी और गरीबी एक दूसरे से संबंधित हैं। आप जानते हैं कि लोग बेरोजगार होते हैं इसलिए गरीब होते हैं, तो लोग गरीबी दूर करने के लिए रोजगार पाना चाहते हैं, और रोजगार पाने के लिए वो ऐसे क्षेत्रों की ओर जाना पसंद करते हैं जहां रोजगार की बेहतर दशाएं उपलब्ध होती हैं। तो गरीबी और बेरोजगारी लोगों को अपना मातृभूमि, अपना क्षेत्र छोड़कर भाग जाने के लिए मजबूर करते हैं। तो ऐसे कारक जिन्हें जो है पुश फैक्टर कहा जाता है, यानी जो आपको अपनी मातृभूमि छोड़ने के लिए विवश करते हैं, उन्हें प्रवास के प्रतिकर्ष कारक कहा जाता है। गरीबी और बेरोजगारी इनमें सबसे प्रमुख है। इसके अलावा अशांति भी एक प्रमुख कारक है। आप जानते हैं कि लाखों की संख्या में लोग एक अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में शरणार्थी बनने के लिए मजबूर होते हैं, क्योंकि उनके देश में अशांति की स्थिति होती है जो उनके जीवन पर निरंतर खतरे बनाए रखती है। इसके अलावा शिक्षा की बेहतर सुविधाएं ना होना इस बात को बढ़ावा देता है कि निकट भविष्य में या दूर भविष्य में आपके बच्चों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। आपको मजबूरन अपना घर परिवार छोड़ के शहरों के प्रवास करना होता है। स्वास्थ्य सुविधाएं ना होने की स्थिति में भी आपको अपने घर छोड़ने कर दूसरी जगह बसने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। यही स्थिति औद्योगिकरण की है। यदि औद्योगिकरण नहीं होगा तो रोजगार नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा तो गरीबी नहीं होगी, तो गरीबी होगी। ऐसे में आपके पास एक ही उपाय बचता है कि आप अपनी मातृभूमि को छोड़कर अन्यत्र प्रवास करें जहां औद्योगिकरण है, जहां रोजगार की बेहतर दशाएं उपलब्ध हैं। प्रवास करने वाले लोग दो प्रकार के हो सकते हैं, अप्रवासी और उत्प्रवासी। अप्रवासी वह व्यक्ति होता है जो किसी स्थान पर प्रवास करके आया है। मान लीजिए कि मैं सिटी ए से सिटी बी में जाता हूँ, तो मैं सिटी बी के लिए अप्रवासी हूँ, और मैं जो कि सिटी ए को छोड़ के आया हूँ तो सिटी ए वालों के लिए मैं उत्प्रवासी हूँ। आशा करता हूँ आपको अप्रवासी और उत्प्रवासी समझ आया होगा। इसके बाद हम जो नज़र डालेंगे वो है जनांगीकी संक्रमण की प्रावस्थाएं। जनांगीकी संक्रमण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जनसंख्या में परिवर्तन होता है। जनांगीकी संक्रमण की तीन अवस्थाएं हैं। सबसे पहले उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, यानी कि किसी क्षेत्र में जनसंख्या की जो पहली प्रावस्था है वहाँ उच्च जन्म दर होगा, यानी जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ेगी, और उच्च मृत्यु दर, जनसंख्या बड़ी तेजी से घट भी जाएगी। अगली जो प्रावस्था है जब स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार होता है और लोगों की मृत्यु दर घट जाती है, बावजूद इसके जन्म दर अच्छी बनी रहती है, तो उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, यह जनांगीकी संक्रमण की दूसरी प्रावस्था होती है। कालांतर में जब लोग ज़्यादा जागरूक हो जाते हैं और स्वास्थ्य सुविधाएं ज़्यादा बेहतर हो जाती हैं, लोग ज़्यादा जो है जीवन शैली में व्यस्त हो जाते हैं, तो
जनांगीय संक्रमण की तीसरी अवस्था उभरती है, जिसमें निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर की स्थिति होती है। आप देख सकते हैं कि यूरोप के जो विकसित देश हैं वो वर्तमान में इसी दौर से गुजर रहे हैं, जहां निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर है। अब हम देखेंगे कि जनसंख्या वृद्धि क्या है, जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है और जनसंख्या वृद्धि को किस प्रकार रोका जा सकता है। किसी क्षेत्र की जनसंख्या में एक निश्चित समय में होने वाला परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। जनसंख्या वृद्धि अपने आप में एक जो है न्यूट्रल अवधारणा है। जनसंख्या वृद्धि को समझने के लिए इसके दो पदों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें एक होती है सकारात्मक जनसंख्या वृद्धि और दूसरा होता है नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि। सकारात्मक जनसंख्या वृद्धि से तात्पर्य है कि जनसंख्या में बढ़त हुई है और नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि से तात्पर्य है कि जनसंख्या में कमी आई है। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि से तात्पर्य है जन्म दर ऋण मृत्यु दर, अर्थात जन्म दर से मृत्यु दर को घटाने पर जो जनसंख्या वृद्धि में प्राप्त होती है उसे जनसंख्या की वास्तविक या प्राकृतिक जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारणों पर अगर हम नज़र डालें तो आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि जलवायु इसमें निश्चय ही एक प्रमुख कारक है। इसके अलावा आर्थिक विकास का स्तर, सामाजिक जो है दबाव भी इसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा औद्योगिकरण को भी इसमें हम एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में रख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि विश्व जनसंख्या औद्योगिकरण की बाद बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ी है। जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपायों के रूप में आप सुझा सकते हैं कि जनसंख्या तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच पहुंचाई जाए, जनसंख्या को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जाएं, जनसंख्या को मनोरंजन की बेहतर दशाएं या सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। इससे जनसंख्या पर नियंत्रण लगाया जा सकता है। दोस्तों, इस पाठ में हमें जितने टॉपिक समझने थे उनमें हम लगभग सारे समझ चुके हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये सारे टॉपिक समझ आए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो कोई बात नहीं, आप एक बार पुनः वीडियो को देख लें, क्योंकि अच्छी बातें एक ही बार में समझ नहीं आती हैं। ये सारे टॉपिक एक साथ यहाँ रखे हुए हैं, आपको इतने ही टॉपिक पढ़ने हैं और किसी भी जगह आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जुड़े रहिए T4 के साथ। हम रोज़ शाम 6 बजे एक नई वीडियो लाते हैं और हम कल पुनः एक नई वीडियो के साथ आएंगे, तो प्लीज़